नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ एक शब्द सीखकर आप 17 शब्द याद रख सकते हैं? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम कॉमली शब्द के राज खोलेंगे और इसके साथ साथ इसके 16 और साथी शब्दों की दुनिया में जाएंगे। कुछ अच्छे, कुछ बुरे। ये अपनी वोकैब्युलरी को तेजी से बढ़ाने का एक बहुत ही मजेदार तरीका होने वाला है। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। ये हम सब के साथ होता है ना? कोई नया बड़ा अच्छा सा शब्द सीखते हैं और सोचते हैं कि इसे कब इस्तेमाल करेंगे, और फिर जब मौका आता है तो वो शब्द बस जुबान पर आकर अटक जाता है। या इससे भी बुरा, शब्द तो याद रहता है पर उसके जो बाकी रिश्तेदार हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वो सब धुंधले हो जाते हैं। तो चलिए आज उस धुंध को हमेशा के लिए साफ करते हैं। तो आज का हमारा चैलेंज एक शब्द के आसपास घूमता है, कॉमली। पर इससे धोखा मत खाइए। इस सीधे सादे दिखने वाले शब्द के अंदर 16 और शब्दों का एक पूरा जाल छिपा है, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। तो ये एक शब्द से 17 शब्दों तक का हमारा सफर है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। कॉमली का असल में मतलब क्या होता है, इसे ऐसे समझिए। ये किसी इंसान या चीज के बारे में बताने का एक सुंदर, थोड़ा पुराने जमाने का तरीका है, जो आंखों को अच्छा लगे, आकर्षक, मनोहर या बस देखने में सुखद हो। ये हमारी इस यात्रा का शुरुआती पॉइंट है, तो इस एहसास को याद रखिए। कॉमली मतलब आकर्षक। ठीक है, अब जब हम कॉमली को समझ गए हैं तो चलिए इसके परिवार के अच्छे और खुशनुमा साइड से मिलते हैं। इसके सिनोनिम्स, इन्हें आकर्षण के अलग अलग रंग समझिए, जहां हर शब्द खूबसूरती के मतलब में अपना एक नया रंग जोड़ता है। तो ये रहे वो सब अपनी पूरी शान में: अट्रैक्टिव, ब्यूटिफुल, गुड लुकिंग, चार्मिंग, अपीलिंग, कैप्टिवेटिंग, गॉर्जियस, पल्ट्रिट्यूडिनस। अरे वाह, ये वाला तो जबानी घुमा देता है। और इंटाइसिंग। अब ये सुनने में बहुत ज्यादा लग सकते हैं, पर घबराइए मत, क्योंकि इन सब को एक साथ जोड़ने के लिए एक खास तरकीब है। और असली जादू यहीं पर है। देखिए, सिर्फ शब्दों की लिस्ट को घूरने के बजाय हम उन्हें एक कहानी में पिरो देंगे। जब हम शब्दों को किसी दिमागी तस्वीर से जोड़ते हैं तो वो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। तो चलिए एक कहानी बनाते हैं। चलिए इस कहानी को साथ में बुनते हैं। मन में एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनाइए जो सिर्फ साधारण नहीं है, वो बहुत अपीलिंग और अविश्वसनीय रूप से चार्मिंग है। और उस आकर्षण की वजह से वो स्वाभाविक रूप से अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल और सीधे सीधे गुड लुकिंग है। पर बात और गहरी है। उनका पूरा व्यक्तित्व इतना कैप्टिवेटिंग और इंटाइसिंग है कि उन्हें सिर्फ गॉर्जियस ही कहा जा सकता है। और उस एक पल के लिए जब किसी की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना हो, तो हमारे पास वो आखिरी शब्द है, पल्ट्रिट्यूडिनस। देखा, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ गए। तो हमने खूबसूरती की चोटी तो चढ़ ली, पर हर पहाड़ की एक घाटी भी होती है। अब वक्त है सिक्के के दूसरे पहलू को देखने का। चलिए कॉमली के बिल्कुल उल्टे मतलब वाले शब्दों के अंधेरे और तूफानी पानी में उतरते हैं। ये बिल्कुल दिन और रात जैसा है। एक तरफ आकर्षण और सुंदरता का एक गर्म, बुलाने वाला एहसास है। दूसरी तरफ एक ठंडा, कठोर मंजर, कुरूपता और विकर्षण की एक गहरी खाई। इस फर्क को दिमाग में रखने से शब्दों के दोनों ग्रुप्स को याद रखने में बहुत मदद मिलेगी। और ये रहे वो परछाइयों से निकलते हुए अगली, शॉकिंग, हिडियस, रिपल्सिव, गास्टली, फ्राइटफुल और वायल। अब चलिए इन खलनायकों के लिए भी एक कहानी तैयार करते हैं। मन में एक ऐसे नज़ारे की तस्वीर लाइए जिसने आपको असहज कर दिया हो। वो सिर्फ अगली नहीं था, नहीं, उससे कहीं ज्यादा बुरा था। वो पूरी तरह से वाइल्ड और रिपल्सिव था। असल में वो इतना भयानक था कि उसे केवल हिडियस और गास्टली ही कहा जा सकता है। ये एक ऐसा नज़ारा था जो सचमुच फ्राइटफुल और बिल्कुल शॉकिंग था। इस छोटे से बुरे सपने जैसी कहानी के साथ ये सभी नेगेटिव शब्द भी एक साथ मजबूती से जुड़ जाते हैं। और बस ऐसे ही सिर्फ एक शब्द कमली से शुरुआत करके हमने 17 नए शब्दों का एक शक्तिशाली औजारों का बक्सा तैयार कर लिया है। चलिए इस नए मिले खजाने पर एक नज़र डालते हैं। ये रहा सब कुछ एक साफ सुथरे पैकेज में। बाईं ओर कॉमली के 9 शानदार पर्यायवाची हैं जो सुंदरता के पूरे स्पेक्ट्रम को दिखाते हैं, और दाईं ओर 7 शक्तिशाली विलोम हैं जो ठीक इसका उल्टा बताने के लिए तैयार हैं। ये आपकी निजी छोटी सी सूची है। अट्रैक्टिव से लेकर पुल्चिट्यूडनस तक और अगली से लेकर वाइल्ड तक, ये शब्द अब आपके हैं। जैसा कि महान मार्क ट्वेन ने कहा था,
लगभग सही शब्द और सही शब्द के बीच का अंतर वास्तव में एक बहुत बड़ा मामला है। आज हमने सिर्फ शब्द नहीं सीखे हैं, हमने बारीकियां सीखी हैं। हमने अपने विचारों और भावनाओं को ज्यादा सटीक और शक्तिशाली ढंग से बताने की क्षमता हासिल की है। हमारे तर्कश में अब 17 नए तेज तीर हैं। तो अब असली सवाल ये है, सबसे पहले कौन सा शब्द इस्तेमाल होने जा रहा है? क्या किसी को प्रभावित करने के लिए पल्चिट्यूडनेस का इस्तेमाल होगा, या किसी भयानक चीज का वर्णन करने के लिए गास्टली के ड्रामा को अपनाया जाएगा? चुनाव आपका है। बाहर जाइए। नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिसके आप कह सकते हैं कई रिश्तेदार हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, और वो शब्द है एजुलेशन। तो चलिए इसके पूरे कुनबे से मिलते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। तारीफ और जहर में क्या फर्क होता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे है ना, लेकिन आज हम जिन शब्दों को सीखने वाले हैं वो असल में इसी बारीक सी लाइन पर चलते हैं। तो आइए समझते हैं कि सही शब्द चुनना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इन शब्दों को समझने के लिए हमने इन्हें 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। ये हमारा एक तरह का रोड मैप है, और यकीन मानिए इस सफर के खत्म होने तक ये सारे शब्द आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा मेन हीरो या कहूँ विलन है एजुलेशन। इसका सीधा सा मतलब है किसी की हद से ज्यादा तारीफ करना, मतलब जरूरत से ज्यादा। जरा सोचिए, कोई आपकी तारीफ करे तो कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन एड्यूलेशन तब होता है जब तारीफ इतनी ज्यादा हो जाए कि वो सच्ची लगे ही ना, चापलूसी लगने लगे। जैसे किसी सुपरस्टार के फैंस उनकी पूजा करने लगते हैं। बस वही है एड्यूलेशन, एकदम ओवर द टॉप। तो अब मिलते हैं एड्यूलेशन के साथियों से। चलिए एक मजेदार कल्पना करते हैं। सोचिए कि एक चापलूस है और उसके पास एक टूल बॉक्स है, और इस टूल बॉक्स में ये सारे शब्द उसके औजार हैं। अब देखते हैं कि वो इन औजारों का इस्तेमाल करता कैसे है। देखिए, ये चापलूसी का पूरा सफर है, स्टेप बाय स्टेप। शुरुआत होती है हल्की फुल्की फ्लैटरी से, या फिर कोक्स करके, मतलब थोड़ा फुसलाकर। फिर लेवल बढ़ता है और बात आती है कजोलरी और वीडलिंग पर, जहां किसी को अपनी बातों के जाल में फंसाया जाता है। इसके बाद आता है ब्लेंडिशमेंट, यानी इतनी मीठी मीठी बातें करना कि सामने वाला पिघल ही जाए। और आखिर में सबसे निचला स्तर, ऑब्सीक्वसनेस, सिकोफैंसी और फॉनिंग, मतलब जी हुजूरी की सारी हदें पार कर देना। ये तो एक फिसलन भरी ढलान है ना? और हाँ, जो इंसान इन सभी औजारों का इस्तेमाल करने में माहिर हो, उसे कहते हैं टोडी, और उसके इस काम को कहते हैं बूट लिकिंग, यानी तलवे चाटना। तो ये 2 शब्द भी उस टूलकिट का ही हिस्सा हैं, एक चापलूस के लिए और एक चापलूसी के काम के लिए। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखने का टाइम है। अगर चापलूसी एक मीठा जहर है, तो आलोचना क्या है? वो एक तोप की तरह है। तो चलिए आलोचना के इस शस्त्रागार पर भी एक नजर डालते हैं। ये शब्द सिर्फ राय नहीं है, ये तोप के गोले हैं, एक एक करके दागे जाते हैं। क्रिटिसिज्म से बात शुरू होती है, रिप्रोच में थोड़ी निराशा होती है, कंडेमनेशन तो सीधा सीधा नैतिक फैसला सुना देता है, और एस्पर्जन का मतलब है किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालना। ये सब आलोचना के अलग अलग और ज्यादा खतरनाक स्तर हैं। और ये है आलोचना का सबसे खतरनाक गोला, व्यूटिपरेशन। ये सिर्फ किसी की बुराई करना नहीं है, नहीं, ये तो शब्दों से सीधा हमला है। गाली गलौच, अपमानजनक भाषा की ऐसी बौछार की बस। ऑब्लोक्वी भी विट्यूपरेशन जितना ही पावरफुल है, लेकिन इसमें एक चीज और जुड़ जाती है। ये सरेआम होता है। जब किसी की सार्वजनिक रूप से इतनी कड़ी आलोचना हो कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए, उसे ऑब्लोक्वी कहते हैं। तो अब हमने दोनों पक्षों को अच्छे से देख लिया है। एक तरफ चापलूसी का टूल बॉक्स, दूसरी तरफ आलोचना की तोप। अब चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि पूरी तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाए। ये देखिए, यहाँ सब कुछ आमने सामने है। एक तरफ चापलूसी के औजार हैं, तो दूसरी तरफ आलोचना के गोले। जहाँ फ्लैटरी है, वहीं क्रिटिसिज्म भी है। जहाँ कोई फॉनिंग कर रहा है, वहीं कोई ऑब्लोक्वी का सामना कर रहा है। ये शब्दों का एक परफेक्ट संतुलन है, एक पूरा स्पेक्ट्रम। तो सवाल उठता है कि हम ये सब क्यों सीख रहे हैं? इन सभी शब्दों का हमारी असल जिंदगी में क्या काम है?
चलिए इसी पर बात करते हैं, क्योंकि देखिए, भाषा में सटीकता एक शक्ति है, एक सुपर पावर। ये जानना कि कोई सिर्फ फ्लैटरी कर रहा है या फिर फॉनिंग की हद तक चला गया है, इससे आप उसकी मंशा को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसी तरह जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो रिप्रोच और विट्यूपरेशन के बीच का फर्क जानना आपको अपनी बात सही ढंग से रखने की ताकत देता है। तो अब शब्दों का ये शक्तिशाली टूल बॉक्स आपके पास है। आपके पास तारीफ के भी शब्द हैं और आलोचना के भी। नमस्कार, चलिए आज एक ऐसे जबरदस्त शब्द की दुनिया में चलते हैं जो हमारे शब्दकोश को एक नया लेवल दे सकता है। और आज का हमारा हीरो वर्ड है एड्रॉइट। अच्छा, एक बात सोचिए, एक मास्टर शेफ, एक चेस ग्रैंड मास्टर और एक कमाल के कलाबाज, इन सब में कॉमन क्या है? देखिए, सिर्फ टैलेंट तो है ही, पर उससे भी बढ़कर एक खास किस्म की स्किल, एक चतुराई है। और जानते हैं, इसी चीज को बताने के लिए एक परफेक्ट शब्द मौजूद है। तो ये रहा हमारा गेम प्लान। हम अगले कुछ ही मिनटों में एक दो नहीं बल्कि पूरे 18 पावरफुल वर्ड सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मिलते हैं अपनी इस वोकैबुलरी टीम के कैप्टन से, हमारे आज के मेन वर्ड से। तो ये है हमारा स्टार प्लेयर एड्रॉइट। इसका सीधा सा मतलब है कोई ऐसा जो अपने काम में, चाहे वो हाथों का हो या दिमाग का हो, बहुत ही कुशल हो, एकदम निपुण। सोचिए एक एड्रॉइट सर्जन के बारे में, या एक एड्रॉइट डिप्लोमैट, या फिर एक एड्रॉइट म्यूजिशियन। मतलब ये फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की स्किल के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए, एड्रॉइट अकेला नहीं है, इसकी एक पूरी टीम है। इसके सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द, ये सब मिलकर स्किल के अलग अलग शेड्स को दिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इन सिनोनिम सुपरस्टारों से। और इन 12 सिनोनिम्स को, जिन्हें हम एड्रॉइट ऑल स्टार्स कह सकते हैं, हम 4 स्पेशल ग्रुप्स में बांटकर समझेंगे। इससे इन्हें याद रखना काफी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं टीम के कोर प्लेयर्स, हमारे एक्सपर्ट्स। ये शब्द दिखाते हैं एक सॉलिड, भरोसेमंद काबिलियत को। प्रोफिशिएंट मतलब अपने काम में माहिर। एफिशिएंट जो काम को सही ढंग से करे। कॉम्पिटेंट जो किसी भी कंपटीशन के लिए तैयार हो। और स्किलफुल मतलब जो स्किल से भरा हो। ये तो किसी भी कुशल इंसान की बुनियाद हैं। अगले ग्रुप में हैं हमारे मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ी। ये वो हैं जो टीम में फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रेस लाते हैं। पहला है वर्सेटाइल, मतलब जो हर तरह की चुनौती का सामना कर सके। फिर है डेक्स्ट्रस, जो अपने हाथों का इस्तेमाल बड़ी सफाई से करे, जैसे कोई बाजीगर। और अडेप्ट, जो किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल ले, यानी माहिर। अब बात करते हैं रफ्तार और दिमाग की। ये हैं हमारे क्विक एंड क्लेवर खिलाड़ी। डेफ्ट मतलब कोई काम जो बड़ी फुर्ती और सफाई से किया जाए। एप्ट ये इनेप्ट का उल्टा है, सिंपल और स्किल्ड। और फिर आता है इंजीनियस, मतलब जो किसी जीनियस की तरह चतुर और क्रिएटिव हो। और फाइनली टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी, हमारे वेटरन्स। इनकी स्किल आती है गहरे अनुभव से। पहला है वर्स्ट, जैसे किसी ने किसी विषय पर बहुत पढ़ा लिखा हो। और दूसरा डॉयन, ये अपने फील्ड के सबसे सीनियर और सम्मानित एक्सपर्ट होते हैं, डीन की तरह। अच्छा, हर हीरो की कहानी में एक विलन भी तो होता है ना? तो हमारी इस ऑल स्टार टीम के भी प्रतिद्वंदी हैं। चलिए अब मिलते हैं एंटोनिम से, यानी उन शब्दों से जो एड्रॉइट के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। और इस ऑपोजिट टीम का कप्तान है मैलड्रॉइट। देखिए कितना आसान है, एड्रॉइट के आगे बस माल लगा है जिसका मतलब होता है बुरा। तो मैलड्रॉइट का मतलब हुआ बुरी तरह से एड्रॉइट, यानी एकदम अनाड़ी या भद्दा। और ये प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग का खेल यहीं खत्म नहीं होता। हमारे पास है इनेप्ट और इनएजेप्ट। इनका मतलब होता है नहीं, तो इनेप्ट हो गया नॉट एप्ट मतलब अयोग्य, और इनएजेप्ट हो गया नॉट अडेप्ट यानी अनुभवहीन। देखिए कैसे छोटे छोटे टुकड़े मिलकर पूरे शब्द का मतलब ही पलट देते हैं। और इस अनाड़ी टीम के बाकी मेंबर्स से भी मिल लीजिए। ऑकवर्ड मतलब जिसमें कोई ग्रेस न हो। क्लमजी जो चीजों को गिराता पड़ता रहता हो, एकदम बेढंगा। और इंजेन्युअस जिसका इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब है अनाड़ी या जिसे कोई चालाकी ना आती हो। तो ये है पूरी अकुशल लोगों की टीम। तो अब तक हमने काफी सारे नए शब्द सीख लिए। अब टाइम है इन्हें दिमाग में अच्छी तरह से बिठाने का। क्या कहते हैं, एक छोटा सा तेज तरार रैपिड फायर राउंड हो जाए? चलिए पहले एड्रॉइट ऑल स्टार्स के पहले हिस्से को फटाफट दोहराते हैं। प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, कॉम्पिटेंट, स्किलफुल, वर्सेटाइल और डेक्स्ट्रस। बहुत बढ़िया। अब बारी है टीम के दूसरे हिस्से की। अडेप्ट,
डेफ्ट, एप्ट, इंजीनियस, वर्स्ट और डॉयन। और अब इनके ऑपोजिट्स, हमारी मिसफिट टीम, मैलाड्रॉइड, इनेप्ट, इनेप्ट, ऑकवर्ड, क्लमजी और इनजेन्युअस। याद रखिएगा वो नेगेटिव प्रीफिक्स। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब देखते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। तो देखिए, सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर हमारी वोकैबुलरी में स्किल और उसकी कमी को बताने के लिए पूरे 18 नए और सटीक शब्द जुड़ चुके हैं। ये एक जबरदस्त अपग्रेड है। और सही शब्द चुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसा मार्क ट्वेन ने कहा था, सही शब्द और लगभग सही शब्द में जमीन आसमान का फर्क होता है। सही शब्द हमें अपनी बात को ज्यादा एड्रॉइट तरीके से, मतलब ज्यादा कुशलता से रखने की ताकत देते हैं। तो अब असली चैलेंज शुरू होता है, इन शब्दों को अपनी बातचीत में इस्तेमाल करने का। अगली बार जब आप किसी को कोई कमाल का काम करते देखें, चाहे वो मीटिंग में किसी का डेफ्ट कमेंट हो या स्पोर्ट्स में किसी का डेक्स्ट्रस मूव, तो उसे सिर्फ अच्छा मत कहिए, उसे उसका सही नाम दीजिए। अब दुनिया को और नमस्ते। चलिए आज शब्दों के कमाल के सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें नौसिखिए से एक्सपर्ट बनने की पूरी कहानी बताएगा, वो भी सिर्फ शब्दों के जरिए। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी चीज की शुरुआत में खड़े हैं और रास्ता बहुत बहुत लंबा लग रहा है? हम सबने ये महसूस किया है। आज इसी एहसास को, इसी पूरे सफर को हम शब्दों में पिरोने वाले हैं। तो इस सफर का हमारा शुरुआती पॉइंट है शब्द नोविस। हिंदी में कहें तो नौसिखिया। मतलब कोई भी इंसान जो किसी फील्ड में या किसी सिचुएशन में एकदम नया हो, जिसे कोई तजुर्बा ना हो। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम नोविस से शुरू करेंगे, फिर बिगिनर्स वर्ड बैंक बनाएंगे, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएंगे, एक्सपर्ट्स से मिलेंगे और आखिर में मास्टर वर्ड्स को अनलॉक करेंगे। तो फिर तैयार हैं? चलिए सबसे पहले उन आम शब्दों से शुरू करते हैं जो शुरुआती के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमारी बुनियाद हैं। अच्छा, तो पहला है बिगिनर। ये तो सबसे सीधा साधा शब्द है। फिर आते हैं न्यूबी और नूब। ये थोड़े इनफॉर्मल आजकल के शब्द हैं, है ना? खास तौर पे गेमिंग और इंटरनेट की दुनिया में खूब सुनने को मिलते हैं। तीसरा है रुकी। इसे ऐसे याद रखें जैसे किसी स्पोर्ट्स टीम का कोई नया खिलाड़ी हो। और चौथा एमेचर। ये वो इंसान है जो कोई काम प्रोफेशनली नहीं बल्कि अपने शौक के लिए करता है। ठीक है, अब अपने शब्द भंडार में थोड़ा और रंग भरते हैं। कुछ और बढ़िया शब्द देखते हैं। पहला है इनएक्सपर्ट। अरे, इसका मतलब तो इसके नाम में ही छुपा है। इन एक्सपर्ट मतलब जो एक्सपर्ट नहीं है, सिंपल। फिर है अप्रेंटिस, जैसे कोई शागिर्द होता है ना, जो गुरु से कला सीख रहा हो। अगला है डैबलर। ये वो है जो किसी भी सब्जेक्ट में बस ऊपर ऊपर से हाथ आजमाता है, ज्यादा गहराई में नहीं उतरता। और आखिर में ग्रीन हॉर्न। सोचिए कोई इतना नया है कि वो अभी तक हरा है, मतलब अनुभव में बिल्कुल कच्चा है। चलिए अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो शायद कम सुने हों, लेकिन आपकी वोकैबुलरी को सच में दमदार बना देंगे। फ्लेजलिंग। इसे ऐसे याद रखिए जैसे कोई छोटा सा पंछी जिसके अभी अभी पंख आए हैं और वो घोंसले से फ्लेड यानी ओड़ा है। फिर है टायरो। ये ट्राई ओ जैसा साउंड करता है ना, मतलब वो जो अभी तक ट्राई ही कर रहा है, सीखने की कोशिश में है। अगला है नियोफाइट। इसमें नियो का मतलब होता है नया, और प्रोसेलाइट वो इंसान है जिसने हाल ही में कोई नया धर्म या कोई नई विचारधारा अपनाई हो। तो एक छोटा सा सवाल, उस छोटे पक्षी को क्या कहेंगे जो अभी अभी घोंसले से उड़ा है? याद आया? बिल्कुल सही, फ्लेजलिंग। देखा कितना आसान है याद रखना। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस आधा रास्ता है। असली मंजिल तो इसका ठीक उल्टा है। तो अब वक्त है एक्सपर्ट से मिलने का। अब हम उन शब्दों की बात करेंगे जो शिखर पर हैं। ये हैं हमारे मास्टर वर्ड्स। जरा इन शब्दों को देखिए। एक्सपर्ट, वेटरन, सैवेंट, माइस्ट्रो, एफिशिएनाडो, वर्टुओसो। और सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि खूबियां भी, जैसे एक्यूमेन और इनसाइट। यही वो खजाना है जिसके ताले हम अब खोलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन मास्टर वर्ड्स को समझते हैं। सबसे पहले वो शब्द जो गहरे अनुभव और गजब की प्रतिभा को दिखाते हैं। एक्सपर्ट, ये तो नोविस का सीधा सीधा विलोम है। वेटरन, इसे मिलिट्री वेटरन से जोड़कर देखिए, जिसे सालों का तजुर्बा हो। सावेंट, ये वो इंसान है जिसके पास किसी एक फील्ड में कमाल की जीनियस लेवल की स्किल हो।
और माइस्ट्रो यानी उस्ताद, जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा का मास्टर कंडक्टर। चलिए अब आखिरी सेट देखते हैं। ये शब्द जुनून, बेहतरीन हुनर और गहरी समझ से जुड़े हैं। आफिसियोनेटो, इसे अफेक्शन यानी लगाव से याद रखें। ये वो इंसान है जो किसी चीज का बहुत बड़ा फैन और जानकार हो। वर्चुओजो वो कलाकार होता है जिसके पास बेमिसाल टेक्निकल स्किल हो। इनसाइट यानी किसी भी मामले की इनसाइट यानी तह तक देखने की समझ। और आखिर में एक्यूमेन मतलब पैनी बुद्धि, जिससे तेज और सही फैसले लिए जा सकें। तो अब वक्त आ गया है पूरे सफर को एक साथ देखने का, शुरुआत से लेकर आखिर तक सब कुछ एक फ्रेम में। और ये देखिए, पूरा सफर हमारे सामने है। एक तरफ नॉविस यानी नौसिखिए वाले शब्द, बिगिनर, रुकी, न्यूबी से लेकर नियोफाइट तक, और दूसरी तरफ एक्सपर्ट यानी निपुण वाले शब्द, वेटरन, माइस्ट्रो से लेकर एक्यूमेन तक। अब इस पूरी यात्रा को, इस पूरी कहानी को शब्दों के जरिए बताया जा सकता है। और आखिर में हेलेन हेज की ये बात, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर, यानी हर विशेषज्ञ कभी न कभी एक नौसिखिया ही था। कितनी सच्ची और हौसला देने वाली बात है ना? तो अब जब रास्ता बिल्कुल साफ है और शब्दों का ये खजाना भी हमारे पास है, तो सवाल ये है कि आज। नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही आइडिया को बताने के लिए इतने सारे अलग अलग शब्द, इन्हें याद कैसे रखा जाए? आज हम ना इसी मुश्किल को सुलझाने वाले हैं, और हमारा हीरो वर्ड है एंट्रीट। तो सवाल यही है, एक ही बात कहनी है लेकिन उसके लिए 24 अलग अलग शब्द। ये वाकई में उन सब के लिए एक बड़ी चुनौती है जो अपनी वोकैबुलरी को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, हमने इसका एक बहुत आसान तरीका ढूंढ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो मेन वर्ड है वो है एंट्रीट। ये एक वर्ब है, मतलब एक क्रिया, और इसका सीधा साधा मतलब है किसी से बहुत ही, आप कह सकते हैं, ईमानदारी से या थोड़ी चिंता के साथ कुछ करने के लिए कहना। हमारी आज की पूरी बातचीत ना इसी एक शब्द के आसपास घूमने वाली है। सबसे पहले इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं उन्हें समझने के लिए हम एक बड़ा ही मजेदार तरीका इस्तेमाल करेंगे। इसको हम कहेंगे अनुरोध की सीढ़ी। बस ऐसा सोचिए कि हम एक सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और हर अगले पायदान पर रिक्वेस्ट करने का तरीका और भी ज्यादा इंटेंस होता जाएगा। तो ये रही हमारी सीढ़ी। इसके 3 लेवल्स हैं। सबसे पहले एक बहुत ही पोलाइट आस्क यानी विनम्र निवेदन, उसके ऊपर द अर्जेंट प्ली मतलब एक जरूरी विनती, और सबसे ऊपर द डेस्परेट क्राई यानी एक हताश पुकार। चलिए एक एक कदम मतलब एक एक पायदान चढ़ते हैं और देखते हैं कि ये शब्द इमोशंस की गहराई में हमें कैसे ले जाते हैं। पहला पायदान है द पोलाइट आस्क। यहां पर शब्द आते हैं रिक्वेस्ट यानी अनुरोध करना, अपील यानी अपील करना, और सॉलिसिट जिसका मतलब है मांगना। ये वो शब्द हैं जो आपको ज्यादातर फॉर्मल ईमेल्स या ऑफिशियल बातों में मिलेंगे, जहां इमोशंस कम और फॉर्मेलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। अच्छा, अब हम सीढ़ी के दूसरे पायदान पर आ गए हैं, जहां इमोशंस थोड़े और गहरे हो जाते हैं। यहां शब्द हैं अर्ज, प्लीड, इम्प्लोर और इम्परचून। अर्ज मतलब आग्रह करना, प्लीड यानी दलील देना, इम्प्लोर का मतलब है किसी से दया की उम्मीद करते हुए विनती करना, और इम्परचून इसका मतलब है जिद करके बार बार अनुरोध करना। अब देखिए, यहां सिर्फ पूछना नहीं है, बल्कि इसमें एक अर्जेंसी, एक गहरी भावना भी जुड़ गई है। और अब सीढ़ी का सबसे ऊपरी पायदान द डेस्परेट क्राई। ये वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल तब होता है जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो रही हैं, जैसे बिसीच यानी मिन्नतें करना, सप्लिकेट यानी बहुत दीनता से प्रार्थना करना, प्रे और बेग यानी प्रार्थना और भीख मांगना, और एक शब्द है एड्योर जिसका मतलब है शपथ दिलाकर कुछ कहना। ये शब्द ये हताशा की गहराई को दिखाते हैं। तो ठीक है, हमने अनुरोध करना तो सीख लिया, लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो होता है ना? अब हम चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, जिसे हम कहेंगे आदेश की दीवार। यहां विनती नहीं, यहां तो अधिकार और जबरदस्ती की बात होती है। यहां जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है पावर का। जब कोई एंट्रीट करता है तो पावर सुनने वाले के पास होती है ना, कि वो माने या ना माने। लेकिन जब कोई कमांड करता है तो सारी की सारी पावर बोलने वाले के हाथ में होती है। बस यही इन विलोम शब्दों का असली मतलब है। इस दीवार की पहली ईंटें हैं सीधे सीधे आदेश, ऑर्डर और कमांड। फिर आता है दबाव डालना, कंपेल, फोर्स और कोर्स। इन सब का मतलब है किसी को कुछ करने पर मजबूर कर देना,
और आखिर में किसी को कोई काम करने के लिए धकेलना, उसके लिए शब्द हैं इम्पेल और ड्राइव। कुछ विलोम शब्द थोड़े अलग तरह के भी हैं, जैसे रॉब और स्नैच। इसमें तो पूछने का सवाल ही नहीं उठता, यहां तो सीधा छीन लिया जाता है। और प्रोटेस्ट या रिमॉन्स्ट्रेट में आप आदेश मानने की बजाय उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये सारी ही बातें विनती करने से कोसों दूर हैं। इतने सारे शब्द, लग रहा होगा कि इन्हें याद रखना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन रुकिए, हमारे पास एक उपाय है। चलिए इन सभी शब्दों को एक कहानी में पिरोते हैं। कल्पना कीजिए, एक कोर्टरूम का सीन है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल और विनम्र शब्द से। वकील जज से एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करता है, यानी एक औपचारिक अनुरोध। अब मामला थोड़ा और गंभीर हो जाता है। वकील अब जूरी से प्लीड कर रहा है, मतलब वो उनसे दलील दे रहा है कि वे उसकी बात को समझें। यहां पर इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। अब सिर्फ दलील नहीं है, अब तो आंखों में आंसू हैं और जज से दया के लिए इम्प्लोर किया जा रहा है, यानी बहुत ही आतुरता से विनती हो रही है। और ये है इमोशनल विनती का क्लाइमैक्स। वो घुटनों पर गिरकर बीसीज कर रही है, मतलब मिन्नतें कर रही है। ये एक हताशा का पल है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जो दूसरा वकील है वो इस इमोशनल सीन पर आपत्ति जताने, यानी प्रोटेस्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है। और आखिर में जज साहब एक बहुत ही पावरफुल विलोम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो कमांड करते हैं, मतलब हुक्म देते हैं। ये विनती करने का, एंट्रीट करने का एकदम उल्टा है। तो देखा कैसे एक छोटी सी कहानी में ये सारे शब्द कितनी आसानी से फिट हो गए। तो चलिए एक बार फिर से इन सभी शब्दों पर एक नजर डाल लेते हैं, ताकि ये हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएं। यहां देखिए, एक तरफ है पूछने की कला, एक विनम्र रिक्वेस्ट से लेकर हताश होकर बेग करने तक, और दूसरी तरफ है आदेश की दीवार, सीधे ऑर्डर देने से लेकर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने तक। असल में यही है पूछने और हुक्म देने के बीच का पूरा खेल। तो हमने 24 नए शब्द सीख लिए, बहुत बढ़िया। लेकिन आखिर इन शब्दों का सही चुनाव करना इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सही शब्द चुनना सिर्फ ग्रामर का नियम नहीं है, ये पावर का खेल है। जब कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो पावर दूसरे को देता है, और जब कोई कमांड करता है तो वो पावर अपने पास रखता है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। सोचिएगा कि कब एक रिक्वेस्ट काफी नहीं होती और कब एक ऑर्डर हद से आगे निकल जाता है। अपने जीवन में शक्ति और मनाने की कला के इस खेल के बाद नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द की गहराई में उतरेंगे जो सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर असल में इसके कई बड़े ही दिलचस्प पहलू हैं। तो इस सवाल से ही शुरू करते हैं, आखिर किसी चीज को फ्लैसिड बनाता क्या है? जब हम कहते हैं कि कोई चीज फ्लैसिड है, तो सोचिए हमारे दिमाग में क्या तस्वीर बनती है। यह सिर्फ कमजोरी नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, तो आइए इसमें जरा और गहराई से उतरते हैं। इस शब्द का असली मतलब समझने के लिए ना हमें इसकी परिभाषा को ठीक से देखना ही होगा। तो बात यह है कि फ्लैसिड का मतलब है बल, शक्ति या मजबूती की कमी, पर असली मजा तो इसके हिंदी अनुवाद में है, कमजोर और ढीला। ये जो दो शब्द है ना, ये हमें इसके दोहरे स्वभाव का एक बहुत जरूरी सुराग देते हैं। मतलब ये सिर्फ ताकत की कमी नहीं है, बल्कि कसाव या तनाव की कमी भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, हर तरह की कमजोरी एक जैसी नहीं होती, है ना? यहीं पर समानार्थी शब्द काम आते हैं। वो हमें भाषा में वो सटीकता देते हैं जिससे हम हर सिचुएशन को बेहतर ढंग से बयां कर पाते हैं। सबसे पहले तो वो शब्द आते हैं जो सामान्य, मतलब फिजिकल या स्ट्रक्चरल कमजोरी बताते हैं, जैसे वीक यानी कमजोर, फीबल मतलब निर्बल, फ्रेल नाजुक, या फिर फ्लिम्जी, सोचिए जैसे कोई कागज का पुल हो। ये सारे शब्द किसी चीज की अंदरूनी शक्ति की कमी की तरफ इशारा करते हैं। फिर कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक ऐसी हालत बताते हैं जहां शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जरा सोचिए, कोई लंबी बीमारी के बाद कैसा महसूस करता है? डिबिलिटेटेड, ऐसा लगता है मानो शरीर पूरी तरह से टूट चुका हो। और एनर्वेटेड, ये तब महसूस होता है जब किसी मुश्किल काम ने आपकी सारी दिमागी और जिस्मानी ऊर्जा निचोड़ ली हो। देखिए, दोनों में कमजोरी है, पर वजह कितनी अलग है। याद है हमने शुरू में ढीलेपन की बात की थी? लैक्स और स्लैक जैसे शब्द सीधे सीधे उसी से जुड़ते हैं। ये कसाव या मजबूती की कमी को दिखाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी पतंग की डोर ढीली पड़ गई हो।
और आखिर में कुछ शब्द ऐसे हैं जो अक्सर उम्र या किसी खास हालत की वजह से होने वाली कमजोरी से जुड़े होते हैं, जैसे इनफर्म यानी अशक्त, या फिर डॉडरिंग मतलब लड़खड़ाता हुआ। तो ये है पूरा स्पेक्ट्रम, कमजोरी के अलग अलग रूपों को दिखाने वाले शब्दों का परिवार। हर एक शब्द की अपनी एक कहानी है, जो सिर्फ कमजोर कह देने से कहीं ज्यादा सटीक और असरदार है। अब आइए बात को पूरी तरह से पलट देते हैं। कमजोरी की बात तो बहुत हो गई, अब चलते हैं इसके बिल्कुल उलट, यानी शक्ति और मजबूती की दुनिया में। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है फ्लैसिड, जिसमें टोन और शक्ति की कमी है, और दूसरी तरफ है फर्म, जिसमें मजबूती और ताकत है। सही में जमीन आसमान का फर्क है। ये शब्द ताकत के अलग अलग रंगों को दिखाते हैं। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, रिजिलियंट मतलब जो आसानी से टूटे नहीं, स्टर्डी हट्टा कट्टा, फर्म यानी दृढ़। ये सभी शब्द एक ठोस और शक्तिशाली हालत के बारे में बताते हैं। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। रोटंड यानी गोल मटोल और ओबीस यानी मोटा, ये शब्द इसके विलोम क्यों हैं? सोचिए जरा। वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी शारीरिक परिपूर्णता दिखाते हैं जो फ्रेल यानी नाजुक या रन डाउन यानी शक्तिहीन दिखने के एकदम उलट है। ये खालीपन के बजाय भरे पूरे होने का एहसास देते हैं। तो हमने इतने सारे शब्द देखे, पर सवाल ये है कि इसका असल में फायदा क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अपनी बात को और असरदार तरीके से कहने की ताकत हासिल करना। प्रोसेस बहुत आसान है। पहले किसी स्थिति या भावना को पहचानिए, फिर उसके लिए सबसे सटीक शब्द चुनिए और बस अपनी बात को पूरे असर और स्पष्टता के साथ कह डालिए। क्या कोई सिर्फ कमजोर महसूस कर रहा है या फिर वो किसी लंबी बीमारी के बाद डिबिलिटेटेड महसूस कर रहा है? दोनों में बहुत बड़ा फर्क है और सही शब्द उस फर्क को जिंदा कर देता है। मार्क ट्वेन ने क्या खूब कहा है कि लगभग सही शब्द और बिल्कुल सही शब्द के बीच का अंतर जुगनू और बिजली के बीच के अंतर जैसा है। सही शब्द का चुनाव आपकी बात में जान डाल सकता है, उसे जुगनू की टिमटिमाहट से बिजली की कड़क जैसी ताकत दे सकता है। तो अब जब शब्दों का ये खजाना हमारे पास है, तो एक पल के लिए सोचिए, ऐसी कौन सी भावना या स्थिति है जिसे अब पहले से कहीं ज्यादा सटीकता और ताकत के साथ बयां किया। नमस्कार, आज के सफर में हम कमजोर और मजबूत इन दोनों से जुड़े हुए पूरे 22 शब्दों को एक बहुत ही मजेदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब एक सवाल उठता है, क्या कोई सिर्फ 5 मिनट में 22 नए शब्द याद कर सकता है? सुनने में तो ये थोड़ा मुश्किल सा लगता है ना? लेकिन हमारे पास इसकी एक बड़ी ही मजेदार तरकीब है, और वो राज है एक कहानी। हमारा दिमाग ना सूखी जानकारी के बजाय कहानियों को कहीं ज्यादा आसानी से याद रखता है। तो चलिए अपनी याददाश्त को तेज करने के लिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। तो हमारी कहानी का नाम है कमजोरी की कहानी, और इस कहानी के जो हीरो हैं वो है मिस्टर फ्लिम्जी। इनका नाम ही देखिए, इनकी पूरी कहानी बयां कर देता है। तो हमारी कहानी का जो पहला और सबसे अहम शब्द है वो है फ्लैसिड। इसका मतलब होता है कुछ ढीला ढाला सा या शक्तिहीन, और यही वो शब्द है जो मिस्टर फ्लिम्जी के कैरेक्टर की नींव रखता है। मिस्टर फ्लिम्जी जो थे वो आमतौर पर काफ़ी वीक यानी कि कमज़ोर महसूस करते थे, और जब भी वो किसी से हाथ मिलाते थे तो उनका हैंडशेक बड़ा फीबल होता था, मतलब जैसे उस पकड़ में कोई जान ही ना हो। दिन भर के काम के बाद तो पूछिए ही मत, वो पूरी तरह से रन डाउन महसूस करते थे। ऐसा लगता था जैसे उनकी सारी की सारी एनर्जी किसी ने निचोड़ ली हो। उनकी एनर्जी हमेशा ही कम रहती थी, जिस वजह से वो शारीरिक तौर पर डेबिलिटेटेड और मानसिक रूप से एनर्वेटेड महसूस करते थे। सीधा सा मतलब है, ना शरीर में जान थी और ना ही मन में कोई उमंग। और ये कमजोरी सिर्फ शरीर तक ही नहीं थी, उनका पोस्चर यानी उनके खड़े होने का तरीका हमेशा स्लैक रहता था, यानी झुका हुआ, और उनकी बातें, उनके तर्क भी लैक्स होते थे, यानी कमजोर और बेजान। वो एक फ्लिम्जी कुर्सी पर बैठा करते थे। वो कुर्सी इतनी नाजुक थी कि हमेशा लगता था कि बस अब टूटी कि तब टूटी, बिल्कुल उन्हीं की तरह। शारीरिक रूप से मिस्टर फ्लिम्जी बहुत फ्रेल थे, बिल्कुल नाजुक, और उनकी चाल इनफर्म थी, जैसे कोई बीमार या बहुत बुजुर्ग इंसान चलता है ना, बिल्कुल वैसी। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनकी चाल में लड़खड़ाहट और भी ज्यादा आ गई। कुछ लोग तो यहां तक कहते थे कि उनकी चाल डॉडरिंग है, मतलब कांपते हुए चलना। इस हालत में पहुंचकर वो खुद को इनकैपेसिटेटेड यानी कि असहाय और इम्पोटेंट
यानी बिल्कुल शक्तिहीन महसूस करने लगे थे। उन्हें लगता था कि वो अपनी इस हालत को बदलने के लिए अब कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर एक दिन कुछ बदला। मिस्टर फ्लिम्सी ने एक पक्का फैसला किया और यहीं से उनकी कहानी में एक नया मोड़ आया, बदलाव का मोड़। याद है पहले उनका हैंडशेक कितना फीबल था? अब उनकी पकड़ फर्म हो गई थी। जहां वो हमेशा वीक महसूस करते थे, अब वो स्ट्रांग बन चुके थे। उनकी वो फ्लिम्जी कुर्सी तो टूट गई, पर इस बार उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने हाथों से एक स्टडी यानी मजबूत कुर्सी बनाई। उनका नर्म शरीर अब मसल्स की वजह से हार्ड हो गया था। जहां पहले वो जरा जरा सी बात पर बीमार पड़ जाते थे, अब वो बीमारियों के खिलाफ रिजिलियंट हो गए थे। जो इंसान कभी फ्रेल हुआ करता था, अब वो एक रोबस्ट आदमी बन गया था, एकदम हट्टा कट्टा और ताकतवर। अपने ताकत बनाने के चक्कर में वो थोड़े रटंड भी हो गए, मतलब कि गोलमटोल। और सच कहें तो कुछ लोग तो शायद उन्हें ओबीस भी बुलाने लगे थे। लगता है बदलाव थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। तो चलिए अब एक नज़र उन सारे शब्दों पर डालते हैं जो हमने इस कहानी से सीखे हैं, मिस्टर फ्लिम्सी की फ्लैसिड हालत से लेकर उनकी रोबस्ट हालत तक के सफर में। तो देखिए, एक तरफ है मिस्टर फ्लिम्सी की पहले वाली हालत के सारे शब्द, फ्लैसिड, वीक, फीबल से लेकर इनकैपेसिटेटेड और इम्पोर्टेंट तक, और दूसरी तरफ हैं उनकी अब वाली मजबूत हालत के शब्द, स्ट्रॉन्ग, फर्म, स्टर्डी से लेकर रोबस्ट और हाँ, ओबीस तक। इस कहानी के बाद ये शब्द सिर्फ एक लिस्ट नहीं रहे, बल्कि एक यादगार सफर बन गए हैं। तो अब असली सवाल यह है कि अगली बार कुछ नया सीखने के लिए आप नमस्कार। अक्सर हम कुछ शब्दों में उलझ जाते हैं ना, जैसे डिफरेंस, डिस्पैरिटी या डिस्क्रेपेंसी। लगते तो एक जैसे हैं पर हैं बड़े अलग। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और डिस्क्रेपेंसी यानी विसंगति के कॉन्सेप्ट को जड़ से समझेंगे, और साथ ही इसके जैसे दिखने वाले बाकी शब्दों का असली मतलब भी जानेंगे। डिफरेंस, डिस्पैरिटी, डिस्कॉर्डेंस, ये शब्द सुनने में तो काफी हद तक एक जैसे लगते हैं, पर सवाल ये है कि इनके पीछे की असली कहानी क्या है। चलिए आज इनके बीच के उस बारीक से फर्क को समझते हैं, क्योंकि सही शब्द का सही जगह इस्तेमाल करना ही तो अच्छी बातचीत की पहचान है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सभी शब्दों के जाल को समझने के लिए हमें सबसे पहले इनके सेंटर पॉइंट यानी इनके मूल शब्द डिस्क्रिपेंसी को ही ठीक से समझना होगा। तो ये डिस्क्रिपेंसी आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का मिसमैच है। जरा सोचिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट में लिखा है कि अकाउंट में 1000 रुपए हैं, लेकिन आपके हिसाब से तो 1200 होनी चाहिए थे। बस ये जो 200 रुपए का फर्क है ना, यही है डिस्क्रिपेंसी, और यही वो आइडिया है जिस पर हम आगे की पूरी बात बनाएंगे। अच्छा, अब जब हम डिस्क्रिपेंसी की जड़ को पकड़ चुके हैं, तो चलिए इसकी अलग अलग शाखाओं को देखते हैं, यानी इसके जैसे दूसरे शब्दों को। इनको एक लंबी चौड़ी लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि अंतर के अलग अलग शेड्स या रंगों की तरह सोचना है। अब इतने सारे शब्दों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसे आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देंगे। हर ग्रुप एक खास तरह के अंतर के बारे में बताएगा। इससे इन्हें समझना भी आसान होगा और इस्तेमाल करना भी। तो हमारा पहला ग्रुप है मापने योग्य अंतर, मतलब ऐसे फर्क जिन्हें हम गिन सकते हैं, नाप सकते हैं। इसमें पहला है डिफरेंस, जो एक बहुत ही आम शब्द है, जैसे 2 बिल की रकम में फर्क। वहीं दूसरी तरफ है वेरिएंस। ये थोड़ा टेक्निकल शब्द है जो ज्यादातर आंकड़ों और स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होता है, जैसे किसी कंपनी के अनुमानित मुनाफे और असल मुनाफे के बीच का जो फर्क होता है उसे वेरिएंस कहते हैं। अब अगला ग्रुप उन अंतरों का है जो सिर्फ नंबरों में नहीं बल्कि समाज में दिखाई देते हैं। यहाँ आता है डिस्पैरिटी, जो एक बहुत बड़े और अक्सर गैर मुनासिब अंतर को दिखाता है, जैसे पुरुषों और महिलाओं की सैलरी में एक बड़ा फर्क। और फिर है इनइक्वालिटी, जो एक ज्यादा बड़े लेवल की बात करता है। इसका मतलब है अवसरों की गैर बराबरी, जैसे समाज में हर बच्चे को अच्छी पढ़ाई का बराबर मौका न मिलना। चलिए अब बात करते हैं लॉजिक से जुड़ी गड़बड़ियों की। पहला है इनकंसिस्टेंसी। इसका सीधा सा मतलब है कि कथनी और करनी में फर्क होना। जैसे कोई कहे कि मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं और अगले ही पल वो मिठाई खा रहा हो। दूसरी तरफ है इनकॉन्ग्रुइटी, जिसका मतलब है बेमेल होना। मतलब कोई चीज माहौल के हिसाब से बिल्कुल फिट न बैठे, जैसे किसी बहुत ही सीरियस मीटिंग में कोई जोकर वाले कपड़े पहनकर आ जाए।
हमारा आखिरी ग्रुप है असहमति की भाषा। देखिए, इसमें 3 लेवल हैं। पहला, डिसएग्रीमेंट, मतलब जब दो लोगों की राय अलग अलग हो। दूसरा, डिस्कॉर्डेंस, जब राय अलग होने से तनाव या टकराव की स्थिति बन जाए। और तीसरा, डिससिमिलैरिटी, जिसका मतलब है कि दो चीजें अपनी बनावट में ही बिल्कुल अलग हैं, जैसे तेल और पानी। तो ये 3 लेवल हैं: साधारण मतभेद, टकराव और बुनियादी फर्क। तो हमने अंतर की दुनिया को तो अच्छे से समझ लिया। अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी सहमति और सामंजस्य की दुनिया। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, अग्रीमेंट, हार्मनी, यूनिटी और कंकॉर्डेंस, ये सिर्फ अलग-अलग शब्द नहीं हैं, बल्कि ये वो सारे जरूरी हिस्से हैं जो मिलकर एक सामंजस्य यानी मेलजोल की स्थिति बनाते हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरी सहमति तक पहुंचना एक सफर जैसा है। इसकी शुरुआत होती है अकॉर्डेंस से, यानी किसी नियम या बात के हिसाब से चलना। फिर हम पहुंचते हैं कनकॉर्डेंस पर, जहां सबकी सहमति बनती है। इसके बाद आता है यूनिसन, जब सब एक साथ एक सुर में काम करते हैं। फिर होता है यूनियन, जब अलग अलग चीजें मिलकर एक हो जाती हैं। और आखिर में हम पहुंचते हैं पैरिटी पर, जहां पूरी तरह से बराबरी होती है। तो ये मेल से लेकर एकता तक का एक पूरा सफर है। और ये रही हमारी आज की पूरी बातचीत की एक चीट शीट। इसे आप अंतर और सहमति की दुनिया का एक नक्शा समझ सकते हैं। देखिए, एक तरफ विसंगति से जुड़े शब्द हैं और दूसरी तरफ सहमति और सामंजस्य वाले। अपनी समझ को और पक्का करने के लिए ये टेबल बहुत काम आएगी। तो अब जब इन शब्दों का खजाना हमारे पास है, तो असली सवाल ये है, इस नई और गहरी समझ के साथ हम अपने आसपास की दुनिया में कहाँ मेलजोल और सामंजस्य की तलाश करेंगे और कहाँ जरूरी विसंगतियों को पहचान कर उन्हें दुनिया के सामने लाएंगे। ये सोचने वाली बात है। आज कुछ कमाल का करते हैं। सोचिए, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 18 शब्द, और वो भी एक ही बार में याद। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे आपकी वोकैबुलरी हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो सवाल ये है, आखिर कोई इतने सारे नए शब्द मतलब 17 शब्द एक साथ कैसे याद कर सकता है? सुनने में तो थोड़ा मुश्किल लगता है ना, लेकिन घबराइए नहीं, इसका राज छिपा है एक बहुत ही मजेदार कहानी में। तो फिर शुरू किया जाए। ये रहा हमारा एजाइल चैलेंज, आज का हमारा कोर कॉन्सेप्ट। तो हमारा मेन वर्ड है अजाइल, जिसका मतलब होता है फुर्तीला, मतलब कोई भी जो बहुत तेजी और आसानी से मूव कर सके। बस इस फील को पकड़ लीजिए, तेजी और आसानी। अच्छा, अब देखिए हमारा मिशन कितना बड़ा है। हमें एजाइल जैसे ही मतलब वाले 10 शब्द सीखने हैं और 7 शब्द ऐसे जो इसके एकदम उल्टे हैं। कुल मिलाकर 18 शब्द। देखते हैं ये कैसे होता है। अब इन शब्दों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी। तो चलिए मिलते हैं हमारे हीरो से। एक ऐसा हीरो जिसकी हर बात में, हर हरकत में फुर्ती है। अब यहां से हम भी थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा हीरो है एक्टिव, मतलब हमेशा एक्शन में। वो क्विक है, सवाल पूछो और जवाब हाजिर। वो फास्ट है, रेस में सबको पीछे छोड़ देता है। वो निम्बल है, यानी भीड़भाड़ से भी मक्खन की तरह निकल जाए। उसकी चाल स्विफ्ट है, हवा के झोंके की तरह। उसके हर काम में एक ब्रिस्क, एक ताजगी भरी तेजी है। वो प्रॉम्प्ट है, मतलब मदद के लिए आवाज लगाओ और वो हाजिर। और हाँ, उम्र कोई भी हो, वो स्प्राय है, एकदम चुस्त दुरुस्त और फुल ऑफ एनर्जी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, हमारा हीरो एलैक्रिटस भी है। अब ये क्या है? एलैक्रिटस का मतलब है किसी काम को न सिर्फ तेजी से बल्कि खुशी और पूरे जोश के साथ करना। मतलब वो हर चैलेंज को खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है। और आखिर में एक और जबरदस्त शब्द है जो हमारे हीरो को डिफाइन करता है, सेलेरिटस। सेलेरिटस मतलब जबरदस्त तेजी, समझिए किसी सुपर हीरो वाली स्पीड। ये शब्द दिखाता है कि हमारे हीरो की स्पीड में एक अलग ही पावर है। तो हो गए ना हमारे हीरो के 10 गुण। वो सिर्फ तेज नहीं, वो एलैक्रिटस और सेलेरिटस भी हैं। अच्छा, तो हीरो की बात हो गई। अब जरा स्पीड को एकदम कम करते हैं और कहानी के दूसरे साइड पर चलते हैं। भाई, जहां हीरो है वहां विलन तो हो गई, और हमारा विलन है सुस्ती, काम न करने की आदत। तो देखिए, एक तरफ है हमारा फुर्तीला हीरो और दूसरी तरफ है हमारा लैंग्वेड यानी सुस्त विलन। एक तरफ है नॉन स्टॉप एनर्जी, तो दूसरी तरफ एनर्जी है ही नहीं। हमारा विलन लैंग्वेड है,
उसकी हरकतों में कोई जान ही नहीं है। वो लैक्स है, मतलब अपने काम को लेकर एकदम लापरवाह। वो लिस्टलेस है, न कोई जोश न कोई एनर्जी। वो लेथार्जिक है, हर समय थका थका सा ऊँघता हुआ। वो लेजी और स्लोथफुल तो है ही, यानी पक्का कामचोर और महा आलसी। और आखिर में वो इंडोलेंट है, मतलब जिसे मेहनत करने के नाम से ही चिढ़ हो, एकदम सुस्त, धीमा और बिना एनर्जी के। तो अब टाइम है फाइनल फेस ऑफ का, हीरो वर्सेस विलन। चलिए इन दोनों को आमने सामने लाते हैं और इन सारे शब्दों को दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लेते हैं। देखिए, एक तरफ है हमारे हीरो की टीम फुल ऑफ एक्शन और एनर्जी, एक्टिव, क्विक, फास्ट, निम्बल, स्विफ्ट, ब्रिस्क, अलैक्रिटिस, प्रॉम्प्ट, स्प्राई और सेलेरिटिस। और दूसरी तरफ है विलन का गैंग जो बस उसे नीचे खींचता है, लैंग्विड, लैक्स, लिस्टलेस, लेथार्जिक, लेजी, स्लॉथफुल, इंडोलेंट। तो ये है स्पीड वर्सेस ठहराव, एनर्जी वर्सेस सुस्ती। अब सवाल ये उठता है कि ये सब सीखने का फायदा क्या है? हम इन शब्दों पर इतनी मेहनत कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि सही शब्दों से हमारी बातों में दम आता है। हम अपने आइडियाज को ज्यादा पावर और प्रिसीशन के साथ एक्सप्रेस कर पाते हैं। सिर्फ फास्ट बोलने की जगह हम बता सकते हैं कि कोई तेजी के साथ खुश भी है, यानी एलैक्रिटिस, या उसकी तेजी में सुपर हीरो वाली पावर है, यानी सिलैरिटिस। मार्क ट्वेन ने क्या खूब कहा है, सही शब्द और लगभग सही शब्द में उतना ही फर्क है जितना आसमानी बिजली और एक जुगनू में होता है। देखिए, सही शब्द आपकी बात में एक अलग ही चमक ला देते हैं। तो अब ये ट्रिक आपके पास है। सोचिए, अगला कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसे आप हमेशा के लिए याद रखना चाहेंगे। उसके लिए कहानी बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि याद रखिए, जो हम कहानियों से सीखते हैं वो हम कभी नहीं भूलते। नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे शब्द की दुनिया में चलते हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं रोज नजर आता है, एफेक्टेशन। मतलब दिखावा और सच्चाई के बीच की जो एक तगड़ी टक्कर होती है ना, बस वही। कभी ऐसा लगा है कि कोई बस एक्टिंग कर रहा है, मतलब वो असल में जैसा है वैसा दिखा नहीं रहा, बस दूसरों को इंप्रेस करने के लिए एक मुखौटा पहने हुए। हाँ, लगा ही होगा, है ना? तो ये जो बनावटीपन है, ये जो आर्टिफिशियल होने की एक कह सकते हैं कला है, इसके लिए एक बहुत ही सटीक, बहुत ही पावरफुल शब्द है अफेक्टेशन। अच्छा, तो समझते हैं कि ये एफेक्टेशन है क्या भला? सीधी सी बात है, कोई भी ऐसा बर्ताव, कोई भी ऐसी बातचीत या लिखने का तरीका जो नेचुरल नहीं है, जो बनावटी है और जिसका एक ही मकसद है सामने वाले को इंप्रेस करना। बस यही है एफेक्टेशन, एक तरह का दिखावा। इसको और आसान तरीके से समझना हो तो बस ये समझिए कि एक इंसान असल में क्या है और वो क्या होने का दिखावा कर रहा है, इन दोनों के बीच जो गैप है ना, जो खाई है, बस वही है अफेक्टेशन। अब देखिए, ये जो दिखावा है ना, ये एक ही तरह का नहीं होता, इसके कई चेहरे हैं। तो चलिए एक एक करके इसके सारे चेहरों से मिलते हैं, मतलब इसके सिनोनिम्स को समझते हैं, जिससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मिलते हैं द फ्लैशी क्रू से, मतलब वो शब्द जो एकदम चमक दमक वाले दिखावे के लिए बने हैं, जैसे शो ऑफ, फ्लॉन्ट, डिस्प्ले, स्वैंकी, पॉम्प और ऑस्टेंटेशन। ये सब वो शब्द हैं जब कोई अपनी चीज़ों का, अपनी अमीरी का ज़बरदस्त दिखावा करता है। जैसे अपनी महंगी घड़ी बार बार दिखाना वो शो ऑफ है, और अपनी दौलत का भड़कीला प्रदर्शन वो होता है ऑस्टेंटेशन। अच्छा, अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर, द डिसेप्टिव क्रू पर, मतलब धोखेबाज गैंग। इसमें शब्द हैं हाइपोक्रेसी, प्रिटेंस, शैम और सॉफिस्ट्री। ये शब्द सिर्फ बाहरी चमक धमक के बारे में नहीं है, ये तो अंदर की बेईमानी और धोखे को दिखाते हैं। जैसे हाइपोक्रेसी यानी पाखंड, जब कोई बड़ी बड़ी बातें तो करता है लेकिन खुद उन पर अमल नहीं करता। तो आप देखिए, यहां पर दो दुनियाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है दिखावा जो बनावटी है, लोगों को इंप्रेस करने के लिए किया गया एक नाटक है, और ठीक इसके सामने दूसरी तरफ है असलियत जो सच्ची है, नेचुरल है और पूरी तरह से ईमानदार। और आप इस कहानी में होती है हीरो की एंट्री। अब हम बात करेंगे असली होने की ताकत की। चलिए मिलते हैं एफेक्टेशन के विलोम शब्दों यानी इसके एंटोनिम्स से, जो इस पूरे दिखावे का मुंहतोड़ जवाब हैं। और ये रहे हमारे चैंपियंस ऑफ जेन्युइननेस। कौन कौन है इसमें? जेन्युइटी यानी एकदम खरा होना, रियलिटी जो सच है वही, ऑथेंटिसिटी मतलब अपनी असली पहचान के साथ जीना, और विरासिटी
यानी सच्चाई और सटीकता। ये चारों मिलकर उस बनावटीपन को टक्कर देते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये सारे शब्द उस चीज के बारे में हैं जो सच्ची है, जो ईमानदार है, जिसमें कोई मुखौटा नहीं है। ये किसी भी इंसान का असली नेचुरल रूप है। तो अब बात बिल्कुल साफ है, चॉइस हमारे सामने है, नकली या असली। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब समझना इतना जरूरी क्यों है? क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, और इस बात को ये एक लाइन बहुत खूबसूरती से बताती है। दिखावा दीवारें बनाता है और सच्चाई पुल बनाती है। सोचिए जरा, दिखावा हमें लोगों से दूर कर देता है, हमारे बीच दीवारें खड़ी कर देता है, जबकि ईमानदारी और सच्चाई हमें एक दूसरे से जोड़ती है, रिश्ते बनाती है। तो एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आज की इस दुनिया में जहां ऑनलाइन प्रोफाइल हैं, फिल्टर्स हैं और हर कोई अपनी एक परफेक्ट इमेज बनाने में लगा है, उस दुनिया में असली होने की, रियल होने की असल कीमत क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल, उस कीमत को चुकाने के लिए हम सब कितने तैयार हैं? नमस्कार। शब्दों को समझने के इस सफर में स्वागत है। आज हम शब्दों की एक लिस्ट को लेंगे और उसे एक यादगार कहानी में बदल देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी चीज को छोड़ देने का असली मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि इसके पीछे पावर, जिम्मेदारी और हमारे फैसलों से जुड़ा एक बहुत ही गहरा सवाल है। और आज हमारी कहानी इसी सवाल के आसपास घूमेगी। हमारी कहानी का जो हीरो वर्ड है वो है बिक्वीथ। इसका सीधा सा मतलब है किसी को कुछ सौंपना या किसी के लिए कुछ छोड़ जाना। अब हाँ, ये ज्यादातर जायदाद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका एक और गहरा मतलब भी है, जैसे कि एक विरासत सौंपना, एक जिम्मेदारी देना या फिर एक ताज सौंपना। तो चलिए इसी ताज से अपनी कहानी शुरू करते हैं। सोचिए, एक सम्राट है जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे भारी फैसला लिया है, अपना सिंहासन छोड़ने का। ये एक शाही त्याग की कहानी है। तो सिंहासन छोड़ने का जो सबसे पहला और ऑफिशियल कदम होता है उसे कहते हैं एब्डिकेट करना। ये एक बहुत ही पावरफुल शब्द है। इसका इस्तेमाल खास तौर पर तभी होता है जब कोई राजा या रानी अपनी शक्ति और अपना पद छोड़ते हैं। अच्छा, पहला कदम हो गया। अब अगला कदम क्या है? वो है सार्वजनिक तौर पर रिनाउंस करना, मतलब अपनी सभी उपाधियां, सभी दावे, सबको त्यागने का ऐलान करना। ये दुनिया को बताने जैसा है कि भाई अब ये पदवी मेरी नहीं है। इसे याद रखने की एक ट्रिक है। रिनाउंस सुनने में अनाउंस जैसा है ना, बस अपने जाने का अनाउंसमेंट। देखिए, इस फैसले के साथ बहुत सारी कानूनी कार्रवाई भी जुड़ी होती है, मतलब पेपरवर्क। जैसे अब्जॉर करना, इसका मतलब है शपथ लेकर, कसम खाकर किसी चीज को त्यागना। सोचिए जैसे कोई जूरी के सामने कसम खा रहा हो। फिर आता है रिलिंक्विश, जिसका मतलब है किसी चीज पर अपनी पकड़ या अपना दावा ढीला छोड़ देना। अबनेगेट मतलब किसी अधिकार को फॉर्मली मना कर देना। और डिनाउंस का मतलब है किसी चीज को सबके सामने गलत या बुरा ठहराना। लेकिन ये फैसला सिर्फ सरकारी या कानूनी नहीं होता, इसका एक बहुत ही पर्सनल और इमोशनल पहलू भी है। उस ताज की एक कीमत होती है जो उस शासक को चुकानी पड़ती है। अब ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पर ना एक ही फैसले के दिमाग और दिल के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है रिलिंक्विश, जो एक तरह से एक कानूनी काम है, अपना हक या दावा छोड़ देना। लेकिन दूसरी तरफ है फोरसेक, ये पूरी तरह से एक इमोशनल एक्ट है, किसी ऐसे को छोड़ देना जिससे वफादारी का रिश्ता हो। मतलब ये दिल का मामला है, कानून का नहीं। उस सम्राट को अपनी पूरी जिंदगी, वो जिंदगी जिसे उन्होंने हमेशा से जिया है, उसे अबैंडन करना पड़ता है। इस शब्द में ना एक गहरा अकेलापन और सब कुछ हमेशा के लिए खो देने का दर्द छिपा है। इस इमोशनल त्याग में कुछ और शब्द भी हैं, जैसे फॉरस्वेयर, कसम खाकर किसी चीज को हमेशा के लिए छोड़ देना। याद रखने के लिए फॉरएवर के लिए स्वेयर करना। फॉरगो का मतलब है किसी ऐसी चीज के बिना रहना जिसे पाने की ख्वाहिश हो। शन मतलब किसी को लगातार नजरअंदाज करना, उससे दूर रहना। कास्ट ऑफ मतलब किसी चीज को ऐसे फेंक देना जैसे वो अब चाहिए ही नहीं। और क्विट का मतलब तो बिल्कुल साफ है, बस छोड़ दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। जहाँ कोई छोड़कर जाता है, वहाँ कोई और आता भी तो है। एक नए शासक का उदय हो रहा है। हर अंत एक नई शुरुआत ही तो है।
सिंहासन ज्यादा देर तक खाली नहीं रहता। अब स्टेज तैयार है एक नए उत्तराधिकारी के लिए, जो इस सत्ता को अपनाएगा। तो देखते हैं इस नए शासक की सिंहासन तक की यात्रा। सबसे पहले वो ताज को एक्सेप्ट यानी स्वीकार करता है, फिर वो जिम्मेदारी को अडॉप्ट यानी अपनाता है, वो सत्ता पर अपनी पकड़ रिटेन यानी बनाए रखता है, वो पुराने रास्ते पर फॉलो यानी आगे बढ़ता है, और एक नए भविष्य के लिए अपने सपने को पुरसू यानी उसका पीछा करता है। लेकिन सिर्फ सत्ता पाना ही काफी नहीं होता। शासन करने के लिए मुश्किलों में परसिस्ट करना पड़ता है, मतलब डटे रहना पड़ता है। और जब चुनौतियां आए तो परसिवियर करना पड़ता है, मतलब लगे रहना पड़ता है। ये गद्दी छोड़ने जैसा एक बार का काम नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला काम है। और हाँ, एक अच्छा शासक ये भी जानता है कि कब पावर को विदहोल्ड करना है, यानी उससे रोक कर रखना है। ये भी राज करने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये थी हमारी पूरी कहानी, छोड़ने और अपनाने की। अब बारी है इन सभी शब्दों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की, ताकि शब्दों का अपना एक साम्राज्य बनाया जा सके। तो देखिए, ये सारे शब्द एक ही कहानी के दो अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ है छोड़ने वाले शब्द जैसे एब्डिकेट, रिनाउंस, forsake, और दूसरी तरफ है अपनाने और टिके रहने वाले शब्द जैसे एक्सेप्ट, अडॉप्ट और परसिवियर। ये कमाल की बात है कि कैसे भाषा एक ही सिचुएशन के दो बिल्कुल अलग नजरिए दिखा सकती है। असली शक्ति सिर्फ शब्द जानने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि कब कुछ सौंप देना है यानी बिक्वीथ करना है, और कब डटे रहना है यानी परसिवियर करना है। अब सवाल यही है कि कोई क्या चुनेगा।